बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे हुए बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताने वाला हूँ चीज़ें। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ़िलहाल के लिए करा रहा हूँ। तो जो टॉपिक हमने आज पिक किया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसके कुछ सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के। तो इसमें आपके देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको अगर कोई एजरसन रीजन क्वेश्चन पूछा गया है तो वो भी इंक्लूड होगा। या फिर आप कह सकते हैं जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, या फिर थ्योरी को जिसको आप डेरिवेशन भी बोलते हैं, डेरिवेशन वाला जो पोर्शन है वो सब हम इसमें करने वाले हैं, सभी आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, आज मैं केवल इसका आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। आपको 2023 आप बोल सकते हैं। और 23 के बाद 22 के इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा 21 में हमारा कोई पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा मैंने 23 के जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुए थे उसको भी कवर किया हुआ है, जो बैक पेपर होते हैं उसके आए हुए क्वेश्चंस को भी इसमें कंसिडर किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने 2020 के भी अभी पिक किए हुए हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका उसमें भी मैं आपको 2020 के क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि हमारे सामने एक डाइपोल है। ये बोल रहा है एक डाइपोल हमें कंसिडर करना है ना। मान लीजिए माइनस क्यू प्लस क्यू। और इस डाइपोल के सेंटर से ये बोल रहा है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं आर डिस्टेंस पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आर डिस्टेंस पर मैंने ड्रॉ कर दिया एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है पॉइंट चार्ज। अब ये बोल रहा है कि ये एफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो देखो हमें ये इसकी थ्योरी मालूम है कि जैसे कोई भी डाइपोल होता है तो कोई भी डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू जैसे रखा हुआ है तो ये क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है अपनी एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने ई क्रिएट किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट चार्ज रख रहा हूँ तो वो पॉइंट चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स होता है क्यू ई। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल के केस में आर क्यू के। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज टू आर, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है आर, इसको अगर आप डबल कर देंगे, टू आर कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितने टाइम रह जाएगा? 1/8 टाइम। क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू ई आप जानते हैं, और यहाँ पर ई जो है 1/r क्यू के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप रेडियस को डबल कर देंगे तो 2 का 3 टाइम करोगे तो ये 1/8 का फैक्टर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स का 1/8 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम कम हो रहा है। तो फोर्स भी क्या रह जाएगा? 1/8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो मैंने कंसिडर किया है वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसको समझिए आप। पहले तो इसकी लैंग्वेज को आप पढ़िए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा गया है। ये 2023 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें ये बोल रहा है, इसमें फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है, एक्चुअली बी का मतलब है इसका दो पार्ट में ये पूछा गया था चॉइस में। तो आप अभी बी को रहने दीजिए फिलहाल के लिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on equatorial plane of an electric dipole consisting of charges q and minus q separated by a distance 2a। तो इसमें ये बोल रहा है कि दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड, आप मान लो कि वो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इक्वेटोरियल पर देखो, इक्वेटोरियल कौन सी लाइन होती है? ये वाली जो ऐसे डिवाइड करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, और एक आप जानते हैं एक्सियल लाइन कौन सी बोलते हैं? जो इसके अलोंग लाइन होती है ये इसकी एक्सियल लाइन कहलाती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन। अब इस पॉइंट पर आपको एक आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल
प्लेन, इस इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ ए फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड ऑन द डाइपोल। अगला पार्ट देखो इसने मिक्स करके पूछा है कि एक बार आपने ई का एक्सप्रेशन निकाल लिया, अगर आपने डेरिवेशन किया होगा तो यार तो आपको रिजल्ट याद होगा, ये रिजल्ट होता है के पी अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आर को अगर आप हाफ कर दें 1/2 है ना, यानी कि r/2 कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यू के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ई को हाफ कर देते हैं, तो ई को हाफ करने का मतलब इस आपको आर को क्या लेना है, r/2, तो इसकी पावर 3। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, आर की पावर 3, और ये 2 का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम हो जाएगा। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसका डेरिवेशन देखिए कैसे होना है, या एक बार मैं लास्ट और थर्ड वाला पार्ट आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। और ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में बोल रहा है कि इसकी साइड आपको क्या लेनी है, √2 कंसिडर करनी है, ठीक है। तो ये डायगोनल हो गया आपका, ए पॉइंट हो गया, इधर बी, इधर सी और इधर डी, और इसकी साइड आपने क्या मानी है, √2। और उसके बाद बोल रहा है कि एज शोन इन फिगर ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ऑफ द स्क्वायर। तो ओ पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप फर्स्ट डेरिवेशन को करते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो केवल डेरिवेशन डेरिवेशन अगर आपको आता है और न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता, तो आप यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आर पर डिपेंडेंस होता है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, के पी अपॉन आर क्यू, तो यहाँ पर आर को हाफ कर दिया, आर को 1/2 कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम हो जाएगा, हमने अभी किया था ये 8 टाइम आंसर जो आ रहा था। तो अगर आप इसको आंसर डायरेक्ट भी बता दें, कैसे भी करके अगर आप इसको आंसर कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। मतलब अगर आप ये पहला वाला अटेम्प्ट नहीं करेंगे, केवल दूसरा करेंगे, तो स्टेप मार्किंग इस तरीके से आपको मिलनी है। और तीसरा, ये जो डायग्राम देख रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, अगर ये न्यूमेरिकल आपको आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो ये 2 नंबर आपके यहाँ पर डिडक्ट होते हैं। मतलब 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, फाइंडिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो, कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हमेशा पार्ट्स में आता है, स्टेप मार्किंग जिसको आप बोलते हैं, कि एक 2 नंबर का है, फिर एक 1 नंबर का है, ये बीच वाला, और लास्ट वाला फिर से 2 मार्क्स का, ठीक है। तो फर्स्ट तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इक्वेटोरियल का डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका एक डाइपोल कंसिडर किया गया है, -q चार्ज +q चार्ज, और ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। मतलब डेरिवेशन की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि आपने -q चार्ज एक तरफ कंसिडर कर लिया है और एक तरफ +q, ठीक है। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, इधर -q भी लिख सकते हैं, इधर +q भी लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे डेरिवेशन की प्रैक्टिस की है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करें, मतलब आप, ज़रूरी नहीं है, ये जो बोर्ड का मेथड है इससे ही आप फॉलो करके करें, ठीक है। तो अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता था। -q यहाँ होता था, +q यहाँ पर होता था, और ये कोई लाइन होती थी, ठीक है, r डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट है आपका ए और ए, ठीक है। r गिवन नहीं था, हमने कंसिडर कर लिया है। अब इस पॉइंट से -q चार्ज से इस पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे, तो माइनस की वजह से खुद की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस की वजह से किधर को होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर इस तरीके से आपने लाइन खींच ली, ये आपका वाई एक्सिस हो गई और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक सिंगल चार्ज होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/r² होता है। लेकिन आर स्क्वायर का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है एक्चुअल में, देखो, ये आर है, ये ए है, तो पाइथागोरस से ये हो गया आपका r² + a², ठीक है। तो यहाँ पर √ऑफ r² + a²,
और माइनस क्यू की वजह से अगर आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही आने वाला है, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा एंगल। तो अगर ये वाला थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीजर से ये भी थीटा। कुल मिला के दोनों ई सेम है। ठीक है, अब दोनों ई सेम है तो ये दोनों ई का नेट कैसे निकालते हैं। इस ई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ई कॉस थीटा और इधर होता है ई साइन थीटा। ठीक है, इस बॉटम वाले ई के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ई कॉस थीटा हो जाएगा, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, और एक नीचे को आ जाएगा ई साइन थीटा। ठीक है, तो ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कैंसिल, तो टू ई कॉस थीटा यहाँ पर बचता था। ठीक है, तो टू ई कॉस थीटा को आप क्या लिखेंगे, टू, और ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अंडर रूट जो था यहाँ पर वो स्क्वायर से कट गया। और cos थीटा हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये a हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा की वैल्यू आप रखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखो q इंटू टू इंटू ए, इसको क्या कहते हैं, p। ठीक है, तो यहाँ पर k को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और टू क्यू ए को मैं p लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अपॉन ये पावर हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर 3/2। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा है स्क्वायर से तो हम क्या मान लेते हैं, इसको लगभग लगभग नीचे वाले को आर स्क्वायर ही मान लेते हैं, और ये जो पावर होती है इस पावर से कट जाता है, तो आंसर आपका बन गया के पी अपॉन आर क्यू। तो यहाँ तक रिजल्ट आपको बताना है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का डेरिवेशन है। अब इन्होंने भी वैसे स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि पहले प्लस क्यू की वजह से लिख दिया, फिर माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, और फिर ये बात बोल दी है कि द कंपोनेंट नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस कैंसिल अवे द कंपोनेंट अलोंग द डाइपोल एक्सिस एडेड अप। मतलब वो ई कॉस थीटा वाले तो ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है, ई कॉस थीटा वाले ऐड अप हो जाएंगे और वर्टिकल साइन थीटा कैंसिल। तो ये बात या तो कैंसिल करके दिखा दो तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है, या आप लिख दो तब भी हाफ मार्क्स। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखोगे, ये डबल है ना, तो ऐसे स्टेप मार्किंग होती है। जो जो स्टेप आप लिखते रहोगे उसमें हाफ हाफ मार्क्स आपको मिलता रहता है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम हो जाता है। ठीक है, ये लिख के आप एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट था वो 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली इसने बोला था डाइपोल रखे हुए हैं, तो हम या तो डाइपोल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो 2 मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, या बिना डाइपोल के चार्ज मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, खुद की तरफ को, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए। अब आर देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डायगोनल हम निकालेंगे सबसे पहले, तो साइड इसकी √2 है, तो जो इसका डायगोनल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू, इसको देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ कि √2 का स्क्वायर किया मैंने सबसे पहले तो, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 हो गया, तो 4 का अंडर रूट आ गया 2। ठीक है, तो इसका जो आप कह सकते हैं डायगोनल आया है वो 2 मीटर आया है, तो 1 मीटर ये होगा, 1 मीटर ये होगा। ठीक है, अब मैंने बोला था कि इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि के क्यू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, वो भी सेम होगा, डेट इज के क्यू। तो ऐसे ही इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर क्या होगा, वो भी सेम ही आएगा, के क्यू, कैलकुलेशन सेम है, डेटा सेम है। और इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, वो भी आपका के क्यू ही हो जाएगा। देखो एक की वजह से हमने निकाल दिया, एक सिंगल चार्ज की वजह से, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब आप क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर। और ये 1 क्यों होती है ये डिस्टेंस, क्योंकि ये हमने हाइपोटेनियस निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आ गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से।
अब देखो यहाँ पर जितने पॉइंट चार्ज हैं सब सेम है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस तो सब में सेम ही रहने वाली है, तो सब में आंसर सेम आएगा, बस डायरेक्शन का अंतर आएगा, इस माइनस क्यू की वजह से खुद की तरफ, इस प्लस क्यू की वजह से नीचे की तरफ को, है ना। तो अब टोटल देखिए क्या क्या आंसर आने वाले हैं। तो इस माइनस क्यू की वजह से हमने के क्यू बता दिया था, और इस प्लस क्यू की वजह से भी क्या होगा, के क्यू, यानी 2 टाइम्स ऑफ के क्यू। और इस पॉइंट पर अब इस प्लस क्यू की वजह से नीचे की तरफ को क्या आएगा, के क्यू, और इस माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पर क्या आएगा, के क्यू। कुल मिला के इस पॉइंट पर दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक ऊपर की तरफ 2 के क्यू और नीचे की तरफ 2 के क्यू, और बीच का एंगल स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री। तो इनका नेट क्या आ जाएगा आपका, अगर ऊपर को भी आपका 2 के क्यू है और नीचे को भी 2 के क्यू है, मान लीजिए ये वैल्यू भी ई है और मान लीजिए ये वैल्यू भी ई है, कहने का मतलब सेम आंसर है। तो इसमें नेट क्या आएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो नेट निकालने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, जो क्या होता है, पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड और कॉस 90, ठीक है। और कॉस 90 आपका ज़ीरो होता है, तो ये पूरी टर्म आपकी कट जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो खाली क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि दोनों वैल्यू अगर सेम है तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ई स्क्वायर, इसका मतलब E√2, ठीक है। तो E√2 का मतलब है 2 के क्यू इंटू √2, ठीक है। तो देखिए अब इस आंसर को अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 के क्यू तो हमने बता दिया है ना, के की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू है और √2 भी है यहाँ पर। तो ये फाइनल आंसर आपका हो गया। अब देखो इसमें चेक करते हैं किस फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है आंसर। तो ये फाइनल इनका आंसर आया है, ठीक है। अलोंग डीसी, एक तो डायरेक्शन इन्होंने बताई है डीसी साइड के अलोंग, दूसरा यहाँ पर आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये जो चीज़ आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2√2 ऊपर है और क्यू ऊपर है। अब हम अपना आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। तो देखिए वही सेम है, सिमिलर है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इस 2√2 को एक साथ लिख दो तो 2√2 और क्यू। अब डायरेक्शन इन्होंने अलोंग डीसी बताई है, तो हमारा नेट इधर को ही आया था, ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन आई थी। अब आप उसको क्या साइड बोल सकते हैं, डीसी डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी पूछी थी, ध्यान रखना है, इसलिए डायरेक्शन आप बता सकते हैं। अगर आप डीसी नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स एक्सिस लिख देंगे तब भी सही माना जाएगा, कुछ बच्चे माइनस आई कैप लिख देते हैं, वो सब सही माने जाते हैं आंसर। कहने का मतलब लेफ्ट साइड को या राइट साइड को है ना, राइट साइड को डायरेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें में से कोई भी आप एक लिखते हो तो सही माना जाता है आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। ये क्वेश्चन भी 2023 का ही है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस वन इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये पूछा हुआ है, ये टॉपिक का नाम है डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसमें आपका क्या होता था कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता था और उसमें एक डाइपोल रखते थे, तो डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता था वो टॉर्क का फॉर्मूला होता था। ये डेरिवेशन आप देखिएगा, इसका आंसर आता था P क्रॉस ई, ठीक है, और इसको आप क्या लिखा करते थे, PE साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसमें गिवन क्या क्या है, डाइपोल मोमेंट का मतलब ये स्मॉल p की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻8, तो इसमें हम पुट कर देते हैं 2 × 10⁻⁻8, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू है 6 × 10⁻⁻4, तो ये टॉर्क जो सिंबल होता है टाउ, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, 6 × 10⁻⁻4। अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ इसने मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया है। देखो मैक्सिमम टॉर्क तब होता है जब साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो 90 डिग्री हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, हम 1 पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो साइन थीटा आपका 1 हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इसमें, ठीक है, ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जैसे 2 से 3 टाइम कट जाएगा, ये पावर 10 की जो है -4 अपॉन में -8 नीचे आ जाएगी, और ऊपर जाके ये प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है, और ये ई आ गया। तो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखियो क्या कह रहा है ये, टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड
इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो दो डाइपोल हैं, देखो एक डाइपोल ये रहा माइनस क्यू से प्लस क्यू, और दूसरा डाइपोल ये रहा माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रीजन ओ। ठीक है, रीजन ओ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगा। तो देखो डाइपोल में आपका क्या होता है, अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं। अब ये वाली लेंथ आपकी ए है, ठीक है, और ये लेंथ भी ए है, क्योंकि इसने आइडेंटिकल डाइपोल बोला है ना। तो अगर ये दो डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का गैप 2a है, तो यहाँ पर भी हम 2a ही कंसिडर करेंगे। अब देखो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लो वो पॉइंट पर, वो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और लेफ्ट की तरफ को। और इस प्लस क्यू से क्या होगा, वो भी लेफ्ट की ही तरफ को होगा, तो 2 टाइम ऐड हो जाएगा। देखो माइनस क्यू की वजह से ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, और प्लस क्यू की वजह से भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। अब इस प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ को होगा, और वो वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, सेम। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अब हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लिए, एक ये रहा और एक ये रहा। अब आपको याद होना चाहिए, एक पॉइंट पर अगर दो चीज़ें लग रही हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी लग रही हैं, इधर को ई और इधर को ई, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा आप डायरेक्ट याद रख लीजिए E√2 होता है। ठीक है, ये निकलता ऐसे है पाइथागोरस से, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा इंटू कॉस 90, और ये वैल्यू 0 हो जाती है, तो सीधा सीधा E√2 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या है, कोई सी भी एक पिक कर लीजिए आप, 2k³ अपॉन ए स्क्वायर, और इसको √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अच्छा, के की वैल्यू आप पुट करना चाहें तो क्या पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर 2√2 है, और ये क्यू को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, और अपॉन में ए स्क्वायर, तो ये फाइनल आपका आंसर है। अब देखो इसमें है क्या कि इस 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मार्क्स कैसे कैसे इसने लिखे हुए हैं। अच्छा, एक डायरेक्शन भी इसमें पूछा हुआ है, डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप देखो किधर को आ जाएगी, ये आपका एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस है, तो इनके सेंटर पर आ जाएगी 45 डिग्री पर। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप डायरेक्शन बताते हैं तो डायरेक्शन का हाफ मार्क्स है, और बाकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका 1.5 मार्क्स है। ठीक है, देखो इन्होंने डाइपोल वाले फॉर्मूले से किया हुआ है, आप चाहे तो ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, ये अल्टरनेटिव मेथड है, इसमें डाइपोल बना के इन्होंने एक फॉलो किया हुआ है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन आपको बताई है, वो क्या बताइए, 225 डिग्री। ठीक है, 225 का मतलब हो गया कि हमने इस माइनस एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बताया, अगर आप 45 लिखते हैं तो सही है, और अगर कोई पूछे प्लस एक्स एक्सिस से ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया, तो आप 180 और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्लस एक्स एक्सिस से आंसर इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप माइनस भी लिखते हैं एक्स एक्सिस और तब 45 लिखते हैं, तो कोई उसमें मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐड करके वेरीफाई भी कर लीजिए, 45 ऐड करके 225 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दोनों ही आपके आंसर्स कंसिडर किए जाएंगे, और मैग्नीट्यूड हम निकाल ही चुके थे, 2√2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये देखिए 2√2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने इसमें कन्वर्ट नहीं किया है। अब इसको आप चाहें तो डाइपोल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, हमने तो सिंगल पॉइंट चार्ज मान के कर दिया है। ठीक है, और डाइपोल वाले मेथड से आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसके लिए देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू आपने ये कंसिडर किया हुआ है ना, तो किसी भी एक को डाइपोल आप कंसिडर कर लीजिए, किसी भी दो अपोजिट चार्ज को, इस माइनस क्यू को इस प्लस क्यू के साथ आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले माइनस क्यू को इसके साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक डाइपोल है आपका माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इस डाइपोल की लेंथ कितनी है, इस डाइपोल की लेंथ अगर आप देखेंगे तो ए√2। ठीक है, ए√2 ये इसकी लेंथ हो गई टोटल, और यहाँ पर अगर आप डाइपोल देखेंगे तो इस डाइपोल की लेंथ भी क्या हो जाएगी, ए√2 पाइथागोरस से। ठीक है, तो देखो इस वाले डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट है वो ये कहाँ पर है, इसके इक्वेटोरियल पर पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, ये वाली पोजीशन आपकी इक्वेटोरियल है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है आपने, अगर कोई डाइपोल होता है तो उसकी वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होता है, वो होता है अपोजिट साइड को। ठीक है, जो इसका डाइपोल मोमेंट है ना P, इसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक,
तो आप ये पहले डेरिवेशन कर लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर है, अब मान लीजिए डाइपोल अगर मैं ऐसे रख देता हूँ माइनस क्यू प्लस क्यू, और पूछूं कि ये इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप जानते हैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये रही, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पी कैप की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी इसके पैरेलल। ठीक है। ऐसे ही अगर इस माइनस क्यू प्लस क्यू वाले की वजह से आप देखोगे, तो इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट। देखो इस नीचे वाले डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट इस साइड को होगा पी कैप, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है, तो दोनों की वजह से सेम होगा, और वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब इसमें देखिए जो डाइपोल का फॉर्मूला था इक्वेटोरियल पर, वो फॉर्मूला आपका क्या होता था, एक फॉर्मूला तो आपका के पी अपॉन आर क्यू है। ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड होगा या नहीं होगा ये आपको समझना है। ठीक है। तो ये वाली जो हाइट है, ये जो आर वैल्यू है, ये यहाँ पर हम कितनी निकालेंगे। ठीक है। आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए a√2/2। ठीक है। यानी कि ये आंसर आ गया a/√2। तो आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो निकलेगी आपकी आर इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस इस बेस का स्क्वायर, और ये बेस क्या है आपका a/√2। तो सॉल्व इसको करेंगे हम, कितना आंसर आ रहा है देखिए। तो ये वैल्यू आपकी आ गई a/√2। ठीक है। आर की वैल्यू क्या है आपकी a/√2। ठीक। तो यहाँ पर आर की वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें जो एग्जैक्ट फार्मूला है इसका, वो अगर आप पुट करते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। देखो ये फार्मूला तब पुट करते हैं जब आर की वैल्यू बहुत ग्रेटर नहीं होती, यहाँ पर है ना साइड से, तो बहुत ग्रेटर नहीं है तो इक्वल है, तो ये हम यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं। तो इस स्टैंडर्ड फार्मूले को हम लगाएंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था 2 टाइम। ठीक है। ये क्या था आपका 2 टाइम ऑफ ई, मतलब जो पहले डाइपोल की वजह से आया और जो दूसरे की वजह से आया, तो 2 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 k p अपॉन आर क्यू। पी की जगह हम लिख देंगे क्यू इंटू 12 बीच की लेंथ, यानी क्यू इंटू a√2। ठीक है। 2 kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। अब आर क्या होता था, आर ये डिस्टेंस को हम कहते थे, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा a/√2, यानी a/√2 का होल स्क्वायर, प्लस ए क्या होता था डाइपोल की आधी लेंथ, तो यहाँ पर ये पूरी डाइपोल a√2 का है, तो इसकी आधी लेंथ a/√2 हो गई, डिवाइड बाई 2 यहाँ पर हमने किया था। ठीक है। ये डिवाइड बाई 2 यहाँ पर किया हुआ है, तो ये डिवाइड करके a/√2 आ गया था, तो सेम बन गया ये। ठीक है। और इस पूरे की पावर आपको क्या लिखना है, ये है 3/2। अब देखो सॉल्व आपको करना पड़ेगा, तो जो पहले वाला मेथड था आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको इजी लगा होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू इंटू a√2 होल अपॉन a² बाई 2 प्लस a² बाई 2 और इसकी पावर 3/2। ठीक है। और सॉल्व करके इसको आगे हम लिखेंगे 2k q a√2 अपॉन a² ऐड करके ये आ जाएगा और पावर 3/2। पावर के ऊपर पावर होती है तो ये कट जाती है, तो a की पावर 3 आ गया, यानी 2k³ a√2 अपॉन a की पावर 3। तो इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2k³ अपॉन a² √2। ठीक है। तो वही आंसर है 2k³ √2 अपॉन a² जो पहले आया था, ये आप देख सकते हैं 2k³ √2 अपॉन a²। ठीक है। तो आप पहले मेथड को अडॉप्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उससे भी सेम ही आंसर आएगा और इससे भी सेम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री with an electric field 2 into 10 raised to the power 5. If the dipole experience a torque this much, the magnitude of the either charge on the dipole. तो ये टॉर्क के ऊपर फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद है, वो होता है पीई साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, डाइपोल लेंथ है आपकी 2 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले को हम फर्दर अगर लिखेंगे
P को क्या लिखा जाता है, Q इंटू डाइपोल लेंथ 2a, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आप चेक कीजिए, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉर्क की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ तो ये पुट कर देते हैं। देन Q कितना है, चार्ज हमें निकालना है, ये 2a होती है डाइपोल की लेंथ, तो यहाँ डाइपोल की लेंथ 2 सेंटीमीटर दी है, इसको आप MKS में कन्वर्ट करो, 2 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है यहाँ पर 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू आप चेक कीजिए, यहाँ पर एंगल है आपका 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल ये होता है साइन 30। तो इसमें देखो Q के अलावा बाकी सब चीज़ें पता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू Q, 2 इंटू 2 आपने किया तो 4, अच्छा साइन 30 होता है 1/2, तो वो 1/2 तो इससे कट जाएगा, है ना, साइन 30 कैंसिल हो गया, तो ये वाला 2 मैंने लिख लिया। 10 की पावर सॉल्व करेंगे तो ये आ गई 10 की पावर 3, और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम, और 4 इंटू ये 10 की पावर 3 अपॉन में आ जाएगा नीचे, है ना, यहाँ से, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर -6, तो ये आपका Q आ गया। अब इसको चेक करते हैं, तो देखो हमारा आंसर ये आया है। अब इसने 4 माइक्रो कूलाम लिखा हुआ है, आप माइक्रो जानते हैं, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 है, क्योंकि सारे ऑप्शन माइक्रो में है। ठीक है, कुछ अच्छा मिली में भी है, तो ये ध्यान रखना है, मिली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 8 इंटू 10⁻³ तो ये भी ध्यान रखना है यूनिट का आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला। इसमें बोल रहा है डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन ईच केस। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी वाला पोर्शन तो हम चैप्टर 2 में कंसिडर कर सकते हैं, चैप्टर 2 में आता है, और ये जो स्टेबल अनस्टेबल वाला पार्ट है ये चैप्टर 1 का है, तो इसने मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया है। अभी मैं आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चैप्टर में, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब आप कर लेंगे सेकंड चैप्टर तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, या मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको पोटेंशियल एनर्जी भी कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसने 2 पार्ट में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कि आप अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में डाइपोल को दिखाते हैं तो आधा नंबर मिलता है, और अगर आप ऐसे ही डाइपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं तब भी आपको हाफ मार्क्स। फिर अगर आप एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो आपको आधा मार्क्स मिलता है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में निकालते हैं तो आधा मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो ये डाइपोल होता है इसको आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन में शो करना है, ये डार्क कलर में इसने शो किया है, और थीटा एंगल 0 लिख देना है, या आप थीटा एंगल 0 लिखने का मतलब है थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा जो एंगल है वो आपका पी वेक्टर एंड ई वेक्टर का एंगल है, जैसे ये लाइन है पी वेक्टर और इसी की सीध में ई लाइन है, तो इनके बीच का एंगल आप क्या बोलते हैं, 0। ठीक है, तो हाफ मार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए अब सेकंड हाफ है आपका पोटेंशियल एनर्जी लिखने का। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं -p तो हाफ मार्क्स है, फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है -pe cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो थीटा क्योंकि 0 डिग्री है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो आप 0 डिग्री रखेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो -pe आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने कैसे लिखना है, डाइपोल को ऐसे शो कर देना है, डाइपोल का एरो पीछे की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है और डाइपोल का एरो, डाइपोल मूवमेंट पीछे है। ठीक है, यहाँ थीटा 180 डिग्री है, तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और डाइपोल अगर इधर को है पी, तो ये बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री, दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ऐसे आप कहीं पर दिखेगा -p डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं पी ई कॉस थीटा, आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद आपको थीटा रखना पड़ेगा यहाँ पर 180। ठीक है, और कॉस 180 की वैल्यू आपको याद रखनी -1 होती है, ये -1 इस माइनस से कट के प्लस हो जाएगा। तो देखो अगर आप डायरेक्ट ही ये वैल्यू लिख देते हैं तो आपको सीधे हाफ मार्क्स मिल जाता है, और अगर आप सॉल्व करके भी दिखाएंगे तब भी हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवॉर्ड हाफ मार्क्स इफ ए स्टूडेंट मेंशन द वैल्यू ऑफ थीटा एज 0 एंड 180 डिग्री विदाउट ड्राइंग द डायग्राम। तो अगर आप डायग्राम नहीं दिखाते इसमें
तो खाली थीटा की वैल्यू ही लिख देते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा जीरो होता है। जीरो थीटा लिखने का मतलब ये है कि डायपोल पी और ई एक सीध में होते हैं, ऐसे जिधर को पी है उधर कोई ई है, तो आपने लिख दिया है उसको, तब भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया है 2023 का ही, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसका डायपोल मोमेंट पी है, इस कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ टॉर्क अलोंग द एक्टिंग ऑन द डायपोल विद इट्स ओरिएंटेशन। तो देखो, जो डायपोल का फॉर्मूला जब आप ये डेरिवेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है पी क्रॉस ई। ठीक है। तो जो टॉर्क होता है वो निकल के आता है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क का थीटा के साथ वेरिएशन देखेंगे तो ये साइन का कर्व है। ठीक है। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के, यानी थीटा के साथ ये कैसे वेरी करता है, साइन के फंक्शन के फॉर्म में। तो साइन थीटा का फंक्शन आपको मैथ्स में पता होना चाहिए। ये साइन थीटा का फंक्शन कई बार रिपीट भी होगा, इस तरीके से बनता है। यानी कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो एक तरफ वाई एक्सिस पे आपने टॉर्क लिख दिया है और एक्स एक्सिस पर आपने थीटा को मेंशन कर दिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ पार्ट्स इसके पूछे गए। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ टॉर्क ऑन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल विद इट्स ओरिएंटेशन थीटा इन द फील्ड। तो अगर आपने ये ग्राफ शो किया है तो आपको 1 मार्क्स का ये ग्राफ मिलता है। ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज जीरो एंड मैक्सिमम। टॉर्क जीरो कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो देखो, जीरो टॉर्क की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और साइन थीटा जीरो कब होता है, थीटा जीरो पर। ठीक है। और मैक्सिमम कब होता है टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने। तो देखो, फर्स्ट का आंसर आपने क्या लिखा है इसमें कि थीटा अगर 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कुल मिला के जीरो होती है इन दोनों पर ही। ठीक है। तो उस केस में आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा टॉर्क का। और टॉर्क का मैक्सिमम ओरिएंटेशन कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब थीटा पाई/2 है, या आप 3 पाई/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप दो वैल्यू भी मेंशन करते हैं तब भी आपको हाफ हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, अवार्ड full credit of 1 marks for parts 1 and second if a student write only one value of the angle in each case। अगर स्टूडेंट 1 और सेकंड पार्ट में केवल एक वैल्यू लिखता है, 0 और 180, 0 और 90 डिग्री, तब भी मार्क्स आपको फुल मिल जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका कंपार्टमेंट में पूछा गया था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है आपका, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट पी, डायपोल मोमेंट पी दे रखा है, पी नॉट आई कैप माइनस पी नॉट जे कैप इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन आई कैप प्लस ई टू जे कैप वेयर पी नॉट ई वन ई टू आर कॉन्स्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अब देखो, यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये कैसा क्वेश्चन है कि टॉर्क का फॉर्मूला पूछा है। देखो, आपको सीधे पढ़ना है, यहाँ पर टॉर्क पूछा है। ठीक है। टॉर्क पूछा है और पी दे रखा है और ई दे रखा है। तो आपको माइंड पे जोर डालो जरा, टॉर्क पी और ई में कौन सा फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला याद आएगा, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखो, टॉर्क को आप क्या लिखते हो, पी क्रॉस ई। ठीक है। कुछ लोग इसको पी ई साइन थीटा भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस फॉर्म में ही इसको यूज़ कर रहे हैं, कंप्लीट वेक्टर। क्योंकि p जो है ना वो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, पी नॉट आई कैप लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पी नॉट आई कैप माइनस पी नॉट जे कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये देखो, ई वन आई कैप प्लस ई टू जे कैप। तो ये हो गया आपका ई वन आई कैप प्लस ई टू जे कैप। ठीक है। अब देखो, एक दो चीज़ें याद रखो आप, आई का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है। जे का जे से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, और के का के से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ठीक है। और ये साइकिल होती थी एक, अगर आपको ध्यान हो तो, आई क्रॉस जे क्रॉस के। तो आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के आएगा आंसर, जे का के से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा। ठीक है। तो इस आई का पहले इस आई से तो जीरो हो जाएगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं, इस फर्स्ट टर्म का सीधे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा पी नॉट, क्योंकि पी नॉट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ई टू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। पी नॉट ई टू, और इसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। अब इस सेकेंड टर्म का देखोगे, पी नॉट जे का ई वन आई से करोगे तो माइनस का पी नॉट इंटू ई वन क्या होता है, पी नॉट ई वन, और जे इंटू आई कैप। अब जे इंटू आई क्या होता है, ये देखो जे इंटू आई, तो जे इंटू आई, याद रखना है जे इंटू आई, देखो ना तो जे होगा
नहीं आई होगा, मतलब इन दोनों में से नहीं होगा, या तो के होगा आंसर या माइनस के। अब कैसे पता चलेगा? जे इंटू आई, अगर हम साइकिल के अपोजिट जाते हैं, जे इंटू आई इस एरो के अपोजिट, तो माइनस का के आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया जे इंटू आई इक्वल टू माइनस के। यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस के। एक बार आप इसको देखिएगा मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, समझ के खुद से ट्राई कीजिएगा। तो पी नॉट ई टू के कैप माइनस पी नॉट ई वन माइनस के कैप, तो वो आपका ऐड हो जाएगा। कुल मिला के आंसर क्या आ गया? पी नॉट ई टू प्लस पी नॉट ई वन, और आंसर में क्या आ गया? के कैप। इसको आप कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लीजिए, पी नॉट ई टू प्लस ई वन के कैप। ठीक है, अब आप चेक कीजिए इसमें कौन सा आंसर है। तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन है, पी नॉट ई टू प्लस ई वन के कैप। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा, या सेकंड लास्ट कह सकते हैं आप पहले तो। ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका या तो बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कम, E1, ये लेसर वैल्यू है, ऐसे एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर हाइयर वैल्यू है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर क्या कंसिडर करनी है, एक डाइपोल को रखना है। तो ये रहा डाइपोल P। ठीक है, डाइपोल में देखो क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज होता है और इधर क्या होता है, एक प्लस क्यू चार्ज। अंडरस्टूड है? अब देखो जो माइनस क्यू चार्ज है और जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स किधर किधर लगेंगे, ये कुछ ऑप्शन पूछ रहा है कि उस पर फोर्स कैसा लगता है। फोर्स लगता है ए फोर्स बट टॉर्क नहीं लगता, टॉर्क लगता है बट फोर्स नहीं लगता है ना, ऐसे कुछ ऑप्शंस और हैं। तो देखो समझते हैं सबसे पहले, अगर किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज हमने रख दिया यहाँ पर समझो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उस पर एक फोर्स लगता है क्यू। और अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं रख दिया तो उस पर किधर को फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब ये माइनस क्यू चार्ज पर किधर को फोर्स लगेगा, इधर को लगेगा F1, वो क्या होगा Q इंटू ई वन, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस प्लस क्यू पर इधर को फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा Q इंटू ई टू। अब देखो अगर E2 यहाँ ज़्यादा है और E1 कम है ना, मतलब दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर एक तरफ का फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एक तरफ का फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो फोर्स तो हमेशा लगेगा। अच्छा अगर यूनिफॉर्म होता तो क्या करते, यूनिफॉर्म होता तो देखो ये E2 और E1 क्या होते बराबर, तो यहाँ पर जितना फोर्स लगता राइट साइड को, लेफ्ट में भी उतना ही फोर्स लगता। ठीक है, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, ये वाला E2 और ये वाला E1 सेम होते हैं, तो फोर्स तो लगेगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म में जीरो होता है, यहाँ फोर्स लगेगा। और टॉर्क लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो टॉर्क के लिए अगर आप डायपोल को थोड़ा सा चेंज करते हैं ओरिएंटेशन, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू होती है पी क्रॉस ई साइन थीटा। तो देखो टॉर्क तो हमेशा ही लगता है, चाहे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तब भी लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म में भी टॉर्क लगता ही लगता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑलवेज अ फोर्स एंड ए टॉर्क। और लास्ट क्वेश्चन देखिए अभी हमारा क्या है इसमें, ये बोल रहा है कि ए पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट एन एक्सियल पोजीशन फ्रॉम अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी देखिए ये सबसे स्टार्टिंग में भी हमारा क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ये, 2020 में ये रिपीट हुआ है। ये बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है एक एक्सियल पोजीशन पर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल से, ठीक है, और एक लार्ज डिस्टेंस पर। तो ये लार्ज डिस्टेंस पर आपका एक पॉइंट पी है और यहाँ आपका एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट पी है, द चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ, और यहाँ पर आपने एक चार्ज को रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पर एक चार्ज को रखा हुआ है, तो चार्ज को हम क्यू मान लेते हैं। ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स, और वो फोर्स क्या होता है क्यू। अब ये बोल रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, अगर इस आर को मैं डबल कर दूं 2r, तो यहाँ पर ये फोर्स नया वाला क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक्सियल पोजीशन पर 2kp अपॉन आर क्यू, और नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो हो जाएगा 2kp अपॉन आर क्यू की जगह 2r⁻3। ठीक है, डिस्टेंस डबल हो गई, यानी 2kp अपॉन 8r क्यू। अब अगर इस 2kp को अगर आप पुराना ई लिख दो तो नया ई क्या हो जाएगा, पुराने ई से 8 टाइम कम हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो नया वाला ई है वो पुराने ई से 8 टाइम कम होगा। अब आप देखो पुराना वाला फोर्स क्यू ई है और नया वाला फोर्स क्यू ई बाई 8 है। तो नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा, पुराने वाले का 8 टाइम कम रह गया। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका अभी और क्वेश्चंस कवर करेंगे 2020 से प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, तो इसमें जो है आपके मैं डायपोल के ही क्वेश्चन अभी कंसिडर कर रहा हूँ। हो सकता है एक वीडियो और बन जाए इस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल पर। फिर उसके बाद हम उस पर नए टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया या कोई और टॉपिक है। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।